हेलो व्यूअर्स। बहुत दिनों से हम ये बात कर रहे थे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में बात करना है, प्रीव्यू करना है कि क्या होना है, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या रोहित शर्मा खेलेगा नहीं खेलेगा। और आखिरकार इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का रिजल्ट क्या होगा, लाइकली रिजल्ट मतलब प्रोबेबल जो भी हो सकता है। और हम सभी को पता है कि ये तो अब इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की सीरीज में हार के बाद अब हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि हमको 4 मैच जीतने हैं। अब 4 मैच जीतना पॉसिबल है भी या नहीं, और सबसे पहले तो जीतना पॉसिबल है या नहीं इसके बारे में सोचना है। तो अब ये डिस्कस करते हैं हम कि क्या होगा इसमें, और इसको हम 4-5 पॉइंट्स में हम अपने इस डिस्कशन को करते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं वीडियो लाइव क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लाइव करने में ना फिर क्वेश्चन आंसर्स का जवाब या तो आप सिर्फ वही देते रहो या फिर ये है कि आप एनालिसिस ही कर लो। तो मुझे लगा कि शायद ये अच्छा रहेगा कि हम ये सेपरेट वीडियो करते हैं, आप लोग ये वीडियो देख लें और उसके बाद हम लाइव में फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि आप लोगों के क्या व्यूज हैं और क्या मैंने कोई पॉइंट्स मिस किए हैं या क्या। क्योंकि देखिए, अकेले करने में और कम टाइम में करने में थोड़ा बहुत मिस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं सारे पॉइंट्स कवर करूं और जहां तक हो सके आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो प्रोबेबल होंगे उनको मैं आंसर करने की भी कोशिश करूंगा। क्योंकि मोस्टली जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस तो मुझे पता रहते हैं, और नॉर्मल जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनके बारे में भी पता रहता है कि सभी के दिमाग में क्या क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि टीम्स क्या डिक्लेयर हुई हैं। तो इंडिया ने तो खैर पूरे 5 टेस्ट मैचेस के लिए अपनी टीम डिक्लेयर की है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी पहले टेस्ट मैच के लिए 13 प्लेयर्स की टीम डिक्लेयर की है। तो इंडिया की टीम जो है वो है, देखिए, रोहित शर्मा कप्तान, बुमराह वाइस कप्तान, फिर यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी और आपका वॉशिंगटन सुंदर। इसके अलावा 3-4 उन्होंने वो ट्रेवलिंग रिजर्व भी डिक्लेयर किए हैं। उनके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जब मौका आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि वो मेरी तरफ से तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो सारे फर्जी हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो किसी काम के नहीं है वो लोग। और मतलब अब आप तो जानते हैं मेरा व्यू मुकेश कुमार और खलील अहमद इन सब लोगों के बारे में क्या है, और मोर और लेस वही आप लोगों का भी है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो इंडिया की टीम डिक्लेयर हुई है, पहला टेस्ट मैच जो है पर्थ में 22 तारीख से, उसमें लाइकली 11 क्या हो सकती है। अब ये तो हम सब लोगों को पता है कि अब किसी भी हालत में रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में तो नहीं जाने वाला है। पहले टेस्ट मैच में जब वो नहीं जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आती है ओपनर की। अब जायसवाल तो एक पक्का है, फिर अब ये लोग ले गए हैं अभिमन्यु ईश्वरन को। जो अभिमन्यु ईश्वरन स्पेशलिस्ट ओपनर है, उसने, सभी लोगों को पता है कि दिलीप ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में खूब भर भर के रन बनाए उसने। लेकिन ये भी हमको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट जो ये मैचेस हुए उसमें 4 पारियों में अभिमन्यु ईश्वरन ने कुछ भी नहीं किया और कोई प्रॉमिस भी नहीं दिखाया। इसके साथ यही प्रॉब्लम है, ये जाता जरूर है, पहले से भी जाता रहा है इंडियन टीम के साथ। पहले ये दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में जरूर खूब रन बनाता है, टीम में आ जाता है, लेकिन उसके बाद इसको मौका मिलता नहीं है। क्योंकि अब अभिमन्यु ईश्वरन को एज एन ओपनर पर्थ टेस्ट में खिलाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल इतने मजे हुए बॉलर्स के सामने, तो ये तो आंखों देखी मक्खी निकलने वाली बात है। तो मुझे तो नहीं लगता इसका कहीं से कोई चांस बनता नहीं है, ये चांस लेने का मतलब ही नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि फिर दूसरा ओपनर कौन होगा रोहित शर्मा की जगह? क्या गिल को ऊपर लाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि गिल ने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में जरूर ओपन किया था, लेकिन अब उसने खुद ही अभी ऑप्ट किया है कि 3 नंबर पे खेलना है। 3 नंबर पे खेलना, हालांकि एक ऑप्शन ये हो सकता था कि इसको ओपन करने के लिए बोल दिया जाता, क्योंकि 3 नंबर के बैट्समैन में और ओपनर में कोई बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैच की पहली ही बॉल पे एक ओपनर आउट हो जाए तो फिर 3 नंबर के बैट्समैन को तो ओपनर की हैसियत से ही खेलना पड़ता है ना। तो ये मतलब ये एक बहुत ही
जिसको कहते हैं ना वाइज डिसीजन हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम ऐसा करेगी। और इंडियन टीम के साथ साथ गिल भी नहीं चाहेगा कि अब मैं ओपन करने आ जाऊं, क्योंकि मेंटली फिर तैयारी करनी पड़ती है आदमी को। और इस हाईएस्ट लेवल पे जब क्रिकेट खेलना है तो आदमी चाहता नहीं है कि ये, वो बात अलग है कि मैच की दूसरी बॉल पे ही आपकी बैटिंग आ जाए, लेकिन फिर भी मेंटली आदमी चाहता नहीं है कि मैं अब इस टाइम ओपन करूं। वो कहेगा कि ठीक है मैं तो 3 नंबर पे ही खेलूंगा। तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम आती है दूसरा ओपनर कौन होगा। अब दूसरा ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन हो नहीं सकता, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि केएल राहुल को ही ओपन करना चाहिए। अब देखिए व्यूअर्स, पहले भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, और मतलब ये तो खैर अब बात सही भी है कि जब केएल राहुल की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो लगातार फेल होता चला आ रहा है साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद से, तो फिर इसको कैसे खिला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी हो, केएल राहुल ने ओवरसीज परफॉर्म अच्छा किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट भी ये जो एक मैच खेला, उसमें बहुत ही बेकार तरह से ये आउट हुआ। और जैसा हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया है कि ये नए नए तरीके से आउट होता है। और वो जो ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट जो दूसरी पारी में आउट हुआ, जो टांगों के बीच में से बॉल निकल गई, जिसको ये लीव कर रहा था, वो तो कभी कभी मतलब शर्मनाक टाइप का डिसमिसल हो जाता है। लेकिन ये हम जानते हैं कि इस तरह से आउट होता रहा है। अब इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, और कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस क्या है, अच्छा कई बार क्या होता है कि जब बल्लेबाज रन बना लेते हैं ना, तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन इसके साथ तो ये भी दिक्कत है कि ये रन बनाने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखता है। अब जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि ओपन इसी से करवाना चाहिए। अब ओपन इससे करवा लिया, ठीक है, 3 नंबर पे गिल, 4 नंबर पे विराट कोहली, 5 नंबर पे ऋषभ पंत, फिर उसके बाद 6 नंबर पे मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल को आना चाहिए, सरफराज खान को नहीं। सरफराज खान ने इंडिया में कितने भी रन बनाए हो रणजी ट्रॉफी में, तो वो हमने देख लिया कि मतलब रणजी ट्रॉफी में और ऑस्ट्रेलिया में खेलने में कितना डिफरेंस है। वो अभिमन्यु ईश्वरन के परफॉर्मेंस से भी पता चल गया, प्लस बाकी और सारे बल्लेबाजों से भी पता चल गया, सिवाय ध्रुव जुरेल के। और जब एक ध्रुव जुरेल जाके वहां रन बना चुका है और अच्छी तरह से रन बना चुका है, तो फिर तो उसका बहुत जबरदस्त क्लेम बनता है। सरफराज खान के बारे में लोग कह सकते हैं कि उसने इतने रन बनाए, अरे तो हमने उसको लगे हाथ अभी हाल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी तो देख लिया ना। एक पारी में 150 रन बनाने के अलावा उसका कोई भी स्कोर नहीं था, और वो भी जिस तरह से पैथेटिक तरीके से आउट हुआ है, तो सरेंडर ही मार के आउट हुआ है। तो इस वजह से उसका क्लेम बनता नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा उसको भी 15-20 किलो वजन कम करने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये मैं मोटा हूं और मैं मोटा ही रहूंगा, ये आर्गुमेंट चलेगा नहीं। इसके बारे में इंडियन मैनेजमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि भैया तुम भी अपना, और ये दोनों को बोलना चाहिए, रोहित शर्मा और सरफराज को, जाओ 15-15 किलो वजन कम करके आओ, नहीं तो दिखाना मत शक्ल हमको अपनी। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे देखिए, अब 7वें नंबर पे यहां पे डिबेट हो सकता है कि जडेजा या अश्विन, लेकिन मुझे लगता है कि यहां जडेजा का होना जरूरी है, क्योंकि जडेजा एक तो आपको बैटिंग देता है। पहले टेस्ट मैच जो देखिए पर्थ में जो होने वाला है ना, तो यहां मतलब 99% चांसेस ये हैं कि इंडिया हारेगी ये टेस्ट मैच, क्योंकि ये पहला टेस्ट मैच हमेशा हारते हैं और ये प्रैक्टिस में है नहीं, और कितनी भी नेट प्रैक्टिस कर ले, लेकिन मैच की बात अलग होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पहला टेस्ट मैच हार जाएंगे, और मतलब यहाँ पे इसलिए थोड़ी बहुत बैटिंग की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि इतने कोई बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स भी नहीं है, लेफ्ट हैंडर्स हैं तो खैर, लेकिन वहां पे मुझे नहीं लगता कि स्पिन होने वाली है बॉल। तो यहाँ पे आपको बैटिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और ऊपर से अश्विन बहुत बड़ी लाइबिलिटी है फील्ड में, इसको छुपाएंगे कहाँ ग्राउंड में, वैसे भी अभी 38 साल का हो गया है, तो अब तो इससे पहले भी दौड़ते नहीं बनता था, अब भी नहीं बनता है। तो ये मेरे ख्याल से अश्विन को नहीं मिलेगी जगह। जडेजा 7वें नंबर पे, उसके बाद 8वें नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर। अब वॉशिंगटन सुंदर को आप जडेजा के ऊपर भी भेज सकते हैं, नीचे भी भेज सकते हैं, जैसा भी चले वो काम चलाया जा सकता है। वॉशिंगटन सुंदर पे मुझे भरोसा है कि ये परफॉर्म करेगा। इसने पिछली बार भी परफॉर्म किया था, इसकी टेक्निक अच्छी है और ये विकेट्स भी ले सकता है, इसने पहले भी लिए हैं विकेट्स। और 9वें नंबर पे बुमराह, 10वें नंबर पे हमारा डीएसपी सिराज। अब देखता हूं कितनी गाली देता है। अब देना गाली, मैं सपोर्ट करूंगा, दे वहां जाके ऑस्ट्रेलियंस को गाली, लेकिन पता नहीं क्या होगा इसका। हाँ,
मोहम्मद सिराज, लेकिन इसके ऊपर मुझे भरोसा है कि ये भले ही इसने अभी तक कितना भी कबाड़ा किया हो, कितनी भी गंदी बॉलिंग की हो, लेकिन ये करेगा, ये सिराज करेगा। इसकी जो लेंथ फेंकता है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में काम आएगी। तो बस, और इसको एक्सपीरियंस भी है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज का खेलना जरूरी है। क्योंकि देखिए, आपको 5 बॉलर्स तो चाहिए टेस्ट मैचेस में, आप 5 बॉलर्स के बिना जा नहीं सकते। 4 बॉलर से अगर गए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर बॉलर्स को हेल्प नहीं मिली विकेट से ना, तो सामने वाली टीम 700-700 रन ठोक देगी। इसलिए 5 बॉलर्स होना बहुत जरूरी है। आपको 90 ओवर भी फेंकने हैं। फास्ट बॉलर्स कितनी फेंकेंगे, उसके लिए 2 स्पिनर होना जरूरी है। तो वॉशिंगटन सुंदर एक्चुअली हैज कम एज अ गॉड सेंट फॉर द इंडियन टीम। तो ये बढ़िया काम है, क्योंकि हमारे ऊपर वालों में से कोई हाथ भी नहीं घुमाता है। मैं तो इसीलिए कहता हूं, यशस्वी जायसवाल को इनको फोर्स करना चाहिए कि भैया तू लेग स्पिन की प्रैक्टिस कर, लेग स्पिन फेंकना शुरू कर। कुछ भी हो जाए तो कुछ एक ऑप्शन तो मिलता है ना। जैसे ट्रेविस हेड ही फेंक देता है ना ऑस्ट्रेलिया में, वैसा कुछ करना चाहिए इनको। तो 10वें नंबर पे मोहम्मद सिराज और 11वें नंबर पे आकाशदीप को खिलाना ही पड़ेगा इनको। इसके अलावा वो प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह को कोई मौका मिलेगा नहीं, हर्षित राणा को भी मौका नहीं मिलेगा, और बाकी कोई नहीं। मेरे नजर में नीतीश रेड्डी वगैरह का कोई मतलब नहीं है। अब ये बताइए व्यूअर्स, ये जो 11 मैंने बताए हैं, जायसवाल, केएल राहुल, गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, इनके अलावा कोई बेटर 11 आपको दिखती है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ये आपकी जो प्रेजेंट 16-17 की जो टीम है, स्क्वाड है, उसमें से 11 बेस्ट ये दिखते हैं, जो कि बेस्ट फाइट कर सकती है। अब इसमें से देखिए, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या है। पहले हम ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ने जो टीम डिक्लेयर की है, उसमें से मैं सिर्फ 13 में से मैं 11 सेलेक्ट करता हूं। तो पहला तो उस्मान ख्वाजा, ओपनर। दूसरा जो है वो, उनके साथ भी प्रॉब्लम है ओपनिंग की, तो नेथन मैक्सवीनी जो नया लड़का है, जो इंडिया ए के अगेंस्ट खेला था, उसने अच्छे रन भी बनाए थे। तो अब उनके पास भी कोई चारा नहीं है। इस मामले में, ओपनिंग के मामले में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों की हालत एक जैसी है। तो नेथन मैक्सवीनी, फिर तीसरा तो कोई डाउट ही नहीं है, ट्रेविस हेड। चौथा जो है वो स्टीव स्मिथ। पांचवा मार्नस लबुशेन। छठा मेरे हिसाब से मिचेल मार्श। सातवां एलेक्स कैरी विकेटकीपर। आठवां पैट कमिंस। नौवां मिचेल स्टार्क। 10वां नेथन लायन और 11वां जॉश हेजलवुड। इसके अलावा इनके पास 2 प्लेयर्स और हैं। एक तो वो जॉश इंग्लिश को डिक्लेयर किया, और एक और कोई है, उसका नाम मैं भूल गया अभी, लेकिन बाकी किसी को मिलता नहीं है चांस। और यही इनकी बेस्ट 11 मुझे नजर आती है। तो अब अगर हम डिक्लेयर करें मैन टू मैन, कंपेयर करें मैन टू मैन, अगर हम कंपेयर करते हैं, तो देखिए उस्मान ख्वाजा और केएल राहुल, या उस्मान ख्वाजा और जायसवाल को आप कंपेयर कर लें, तो इसमें मुझे लगता है कि उस्मान ख्वाजा बेटर है। क्योंकि अब ऑब्वियसली एक तो वो टेस्ट मैचेस ही खेलता है बस, और ऑस्ट्रेलिया में ही खेलता है, तो विकेट्स वगैरह के बारे में उनको तो डेफिनेटली ज्यादा एक्लिमेटाइज्ड हैं। वो होम ग्राउंड्स पे खेलेंगे। तो उस्मान ख्वाजा वैसे भी, उसका बहुत ही बेकार तरीका है खेलने का, वो टिपिकल टेस्ट मैच टाइप का, बस वो तो लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा और परेशान करेगा बॉलर्स को। तो इस मामले में तो यहाँ ये स्ट्रांग हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दूसरे नंबर पे जो है नेथन मैक्सवीनी, इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब मुझे कोई बहुत ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगा ये। इसने एक आध पारी ही खेली है नेथन मैक्सवीनी ने, लेकिन उनके पास मजबूरी है कि अब कोई तो ये इनको डिक्लेयर करना ही है ओपनर। तो अगर हम इसको कंपेयर करें जायसवाल से या केएल राहुल से, तो फिर यहाँ पे इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है दूसरे ओपनर के मामले में। तीसरा जो है ट्रेविस हेड और गिल, इनको अगर हम कंपेयर करें, तो इसमें तो देखिए आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रेविस हेड को आउट किया जा सकता है मिडिल और लेग स्टंप या ऑफ स्टंप के ऊपर आउट स्विंगर बॉल, और बीच में ओकेजनल बाउंसर डाल के इसको आउट किया जा सकता है। क्योंकि ये थोड़ा सा ना, इसका ईगो भी रहता है, ये थोड़ा सा T20 की स्टाइल में खेलता है और इसको डोमिनेट करने की आदत है। तो अगर ये चांसेस देता है शुरू में, अगर चांसेस शुरू के पकड़ लिए इनने, तो ये इसको रोक सकते हैं ट्रेविस हेड को। लेकिन फिर डिपेंड करेगा कि हमारे फास्ट बॉलर्स किस तरह से बॉलिंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा
मतलब 50-50 है ट्रेविस हेड का। 50-50 नहीं, थोड़ा 70-30 कहना चाहिए, क्योंकि ये अब होम ग्राउंड्स में खेलेगा तो इसको तो ज्यादा आइडिया है ना। और मुझे लगता है कि गिल इसका जो काउंटर पार्ट है ट्रेविस हेड का, तो गिल मुझे लगता है कि अच्छा करेगा। लेकिन गिल और बाकी सारे बल्लेबाज जो है ना इंडिया के, इनको देखिए इस तरह से खेलना पड़ेगा। गिल देखिए रन बना के आ रहा है तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया में खेलने का थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है पहली बार, पहले टेस्ट मैच में। और हम ये एक्चुअली पहले टेस्ट मैच की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सीरीज में भी यही अप्रोच इन लोगों की होनी चाहिए कि भैया पहले तो आपको अपना विकेट बचाना है। मतलब ये मेरी सलाह केएल राहुल, विराट कोहली, गिल और जायसवाल, इन सभी के लिए ये है। देखिए जायसवाल का खेलने का तरीका एक ही है कि वो अटैकिंग खेलता है, वो अटैक करना चाहता है बॉलर्स को, और वो थोड़ा सा ठीक है। लेकिन जो वो ऐसा शॉट मारता है ना, मतलब शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर वो तमाचा सा जो मारता है, उसमें उसका डाउनफॉल होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया में खेलने की आदत है उसको। और इंडिया में खेलने के बाद मतलब वो साउथ अफ्रीका में भी वो चला नहीं, साउथ अफ्रीका में था ना वो टीम में, तो मतलब उसका तो मुझे कोई स्कोर याद ही नहीं है जायसवाल का। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ये इस तरह के शॉट्स अटेम्प्ट करता है, और जैसा कि ऑस्ट्रेलियंस को भी पता होगा कि इसकी खेलने की क्या आदत है, तो सॉरी ऑस्ट्रेलियंस को, तो ये इसको वहां पे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे कि वहीं भी इसको बॉल देंगे ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर, और इसको एनकरेज करेंगे कि तुम वो शॉट मारो। और फिर पॉइंट पे और बिहाइंड द पॉइंट या कवर्स के ऊपर ये इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि हवा में जाएगी बॉल तो वहां इसको कैच करें। तो ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि भैया ये शॉट किस तरह से मारना है। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा प्रोडक्टिव शॉट है, लेकिन वहां बैट्समैन को फिर थोड़ा कंट्रोल में खेलना पड़ता है उसको। अब वो डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स किस तरह से बॉलिंग करते हैं, क्योंकि ये तीन जो बॉलर्स हैं, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, ये भी अब कोई अपने प्राइम में नहीं है, ये भी अब इनकी ढलती हुई सी उम्र है। तो ये वो कोई 22-23 साल के लिए अब बॉलर्स नहीं है। इनको भी स्टेमिना की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको भी इंजरीज की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको भी निगल्स हो सकते हैं, हो सकता है ये जो बॉल डालना है वो बॉल ना डाल पाए। तो मुझे लगता है कि जायसवाल थोड़ा सा अगर केयरफुल रहा ना तो जायसवाल रन बना सकता है वहां। बस थोड़ा सा पेशेंट रहने की जरूरत है इसको। तो कोहली, गिल, जायसवाल, केएल राहुल, ये सभी को मेरी तो ये सलाह रहेगी कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा बॉल छोड़ने की कोशिश करो। देखिए इंग्लैंड जब गए थे ना ये लास्ट टाइम, जब ये 2-2 से सीरीज पहले बराबर थी और आखिरी में फिर वो आईपीएल के बाद जाके एक मैच हार के आ गए थे, सीरीज हार के, उसमें ये रोहित शर्मा और केएल राहुल इन दोनों ने बहुत रन बनाए थे और सेंचुरीज भी बनाई थी। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इन लोगों ने खेलने से ज्यादा बॉलें छोड़ी थी। और उसका एक तरीका ये होता है, देखिए जो आपको हमेशा ना अंदर आने वाली बॉल के लिए खेलना चाहिए। हमेशा अंदर आने वाली बॉल के लिए खेलो आप कि अपना डंडा बचाओ। जो बाहर जाने वाली बॉल है वो तो निकल ही जाएगी और बदकिस्मती हुई तो एज लग जाएगी, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कोहली को तो खास तौर पे अपने ऑफ स्टंप का पूरी जिंदगी में पता ही नहीं चला कि ऑफ स्टंप है किधर। ये बाहर के बॉल के ऊपर कैच दे के आता है। अब इसी बात को मैं ये कहता हूं कि भैया तुम इतना ज्यादा सुनील गावस्कर के साथ मुंहजोरी करते हो, बहसबाजी करते हो, झगड़ा करते हो, उसके बजाय एक बार जाके उन्हीं से पूछ लेते कि साहब आप अपनी जिंदगी में कभी भी आपको ये तकलीफ नहीं हुई कि आपको ये पता नहीं हो कि ऑफ स्टंप किधर है, तो मुझे भी जरा सिखा दो। लेकिन यहाँ ईगो इतना बड़ा है कोहली का कि कभी जाके नहीं पूछा। पूरी दुनिया में सारे बॉलर्स, दुनिया के सबसे ज्यादा विध्वंसकारी बॉलर्स जो हैं, वो सब ये मानते हैं कि सुनील गावस्कर से ज्यादा टफ बैट्समैन कोई था नहीं आउट करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनका ऑफ स्टंप किधर है। सुनील गावस्कर से एज निकलवाना बहुत बड़ी बात थी। तो ये बात कोहली को आज तक समझ में नहीं आई और कोहली की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि ये बल्ला चला देता है। अच्छा, कोहली के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये रन क्यों नहीं बना पा रहा है, ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी इसने क्यों रन नहीं बनाए। आपको याद है सेकंड टेस्ट मैच में इसने फुल टॉस बॉल पे क्रॉस बैट मार दिया था और बोल्ड हो गया था। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी यही है कि अंडर द बेल्ट रन्स नहीं है। जब बैट्समैन रन बना के जाता है ना मैचेस में, अरे नेट्स में आप कितने ही छक्के चौके सब कुछ मार लो, कितनी ही मिडल हो जाए आपके बॉल में,
बैट में, लेकिन जब तक मैच में रन नहीं बनाते हो ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपको। इसीलिए तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि मैच में बनाए हुए रन, मैच प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेट प्रैक्टिस से, बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोहली के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज्यादा। इसीलिए तो हम कहते थे कि रणजी ट्रॉफी खेल लो, दिलीप ट्रॉफी खेल लो, क्योंकि तुमने इंग्लैंड की सीरीज भी नहीं खेली थी, तुमने कुछ भी लंबा क्रिकेट नहीं खेला है, उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज में कैसे रन बना दोगे। वो जिस तरह के शॉट्स मारे उसने, उससे साफ लग रहा था कि वो बहुत इंपेशेंट है। व्यूअर्स, आप लोगों में से किसी ने भी अगर क्रिकेट खेला हो ना, तो आप लोग इस बात को समझेंगे। जब कोई बैट्समैन रन, जैसे आपने कभी एक मैच में रन बनाए हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है अगले मैच में जाते टाइम कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अभी 1-2-4 बॉल में डिफेंड भी कर दूंगा तो मैं रन बना लूंगा, क्योंकि मैं आई एम इन टच। लेकिन जब क्या होता है, आप 2-3 मैचेस में फेल हो गए ना, तो फिर बैट्समैन को क्या लगने लगता है कि यार नाउ द ओनली वे आउट फॉर मी टू सक्सीड इज टू हिट आउट, मार पीट दूं। और हमेशा बैट्समैन ये चाहता है यार मेरे किसी तरह से 15-20 रन बन जाए। तो शुरू के 15-20 रन बनाने की जल्दी में बैट्समैन हमेशा फॉल शॉट मारता है। कोहली के साथ यही हो रहा है, क्योंकि पीछे से रन बने नहीं है। अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं रन बना के आ रहा हूं तो मैं रन तो बना ही दूंगा, ऐसा है नहीं। अब लग रहा है यार जरा जल्दी से मैं बढ़ाऊं आगे पारी, उस चक्कर में उल्टे सीधे शॉट मार देता है, ये शुरू में ही आउट हो जाता है, आपने देखा होगा। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोहली के साथ। अब इसको सिर्फ कोहली ही ओवरकम कर सकता है कि भैया जाके मुझे 50 बॉल खेलनी है। मेरी तो सारे टॉप के बल्लेबाज जो है ना, सबको ये सलाह है कि तुम कुछ भी करो, तुम चाहे शरीर पे बॉल खाओ, मुंह पे बॉल खाओ, कहीं कुछ भी करो, लेकिन 50 बॉल का टारगेट रखो, मुझे 50 बॉल खेलनी है। रन बने या नहीं बने वो बात की बात है, वो बात की बात है। रन बन जाएंगे, आप 50 बॉल खेलो, आपका टारगेट ही होना चाहिए। अरे यार आप 50 बॉल खेलोगे तो 20 रन तो बनेंगे। ऐसा भी नहीं है कि 50 बॉल मेडन खेल जाओगे आप, तो 50 बॉल में 20 रन बनाओ। शुरू के 4 बल्लेबाज अगर 50-50 बॉल खेल के 20-20 रन बनाएंगे तो उनमें से 2 जाके 80-80, 100-100 रन भी बना देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचने लगो कि नहीं मैं तो यू शॉट मार दूंगा और मेरा तो यही तरीका है, जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, और मुझे तो लूज बॉल मिलेगी तो मारूंगा। अरे लूज बॉल को भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि लूज बॉल कौन सी। भैया वो बॉलर्स ऐसे हैं, वो आपको ड्राइव करने के लिए बॉल देंगे कि आप ड्राइव करो। तो हमारे कोहली साहब तो ऐसा ही है ना, उनका वो ड्राइव करने चले जाते हैं, छठे स्टंप की बॉल को फिर एज दे देते हैं। और ऐसा हमारे बहुत सारे बल्लेबाजों के साथ हुआ है। गिल के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो चपाटा सा मारता है, एक दोनों तरफ मारता है, ऑफ साइड में भी और ऑन साइड में भी। याद होगा आपको वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ये ऐसा ही चपाटा मार के मिड विकेट पे कैच दे के आउट हुआ था ना। वो उसकी आदत है, वो उसका फेवरेट शॉट है, और वहां पे तो बॉल अच्छी बल्ले पे आएगी तो इसको तो लगेगा मैं मारूं। तो वो थोड़ा शुरू में कंट्रोल करो यार, शुरू में मान के चलो 15, 20, 25 रन तक मुझे बदतमीजी नहीं करनी है। वो अगर कर लिया ना तो ये लोग रन बना देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं, बॉलिंग तो दोनों तरफ से एक जैसी होनी है, दोनों टीमों की तरफ से एक जैसी बॉलिंग होनी है। यहां मामला यह है कि रन कौन बना देगा। जिसने रन बनाए उस टीम का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग दोनों की कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए ये 4 बल्लेबाजों के बाद हम बात करें तो 5वें नंबर पे चौथे नंबर पे स्टीव स्मिथ और कोहली, दोनों का हाल एक ही जैसा ही है, दोनों ही रन नहीं बना रहे। अभी ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट सेकेंड T20 हुआ, वनडे मैच हुआ था, वो मैंने देखा था। उसमें मार्नस लबुशेन और ये स्टीव स्मिथ दोनों खेल रहे थे, लेकिन इन दोनों के खेलने से मुझे कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मतलब ये कोई बहुत ज्यादा अच्छे निक में दिख रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि आउट ही नहीं होंगे। ये तो किसी भी बॉल पे आउट हो सकते थे और हो भी गए। वो तो कोहली और स्टीव स्मिथ में कोई मतलब बराबर ही है, एक दो दोनों ही एक जैसे हैं। जिसने अप्लाई कर लिया बस वो रन बना सकता है। लेकिन क्या है, दोनों की क्लास तो है और दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हैं, और मतलब फिर बात ईगो की आ जाती है। अब ईगो में क्या है, जब बैट्समैन ईगो की बात आती है, या ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। जब सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है ना, तो वो ईगो बन जाता है। तो यहां पे भैया अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलो, अपने ईगो के लिए नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जब आप खेलोगे तो थोड़ा पेशेंट होके
थोड़ा सा बॉलर को रिस्पेक्ट दे के खेलो भैया। ठीक है यार, मान लिया आधे घंटे के लिए तुम मेरे बाप, ठीक है, और आधा घंटा मैं अगर क्रीज पे टिक गया ना, उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं बताऊंगा कि बाप कौन है। तो ये कोहली कर सकता है। अब यही देखना है मुझे कि इसको कितना सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता है अपनी। सेम गोज विद स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ लेकिन क्या है, थोड़े से उसके रिफ्लेक्सेस मुझे लग रहा है कम हो गए और उसको कॉन्फिडेंस कम हो गया है, क्योंकि वो तो खेलता भी आ रहा है तो भी रन नहीं है उसके। इसलिए स्टीव स्मिथ से मुझे उतना ज्यादा डर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े रन बना देगा, जो पहले ये 600-700 रन बनाया करता था। ऐसे 600-700 रन तो नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ ये 200-250 रन बना सकता है, क्योंकि अब है ये ऑस्ट्रेलिया में है, होम ग्राउंड पे खेल रहा है। फिर कोहली का ऐसा है कि कोहली ने अगर पेशेंस रखा और पहले मैच में, मैं कह रहा हूं पहली पारी में चलो बना दे एक 30-40 रन, दूसरी पारी में अगर बना दिए इसने उतने ही 30-40 रन, तो ये आगे के टेस्ट मैचेस में कुछ कर सकता है ठीक से। लेकिन इसको अपना दिमाग ठिकाने रखना बहुत जरूरी है। इसको ये सोच के चलना है कि भैया मैं विराट कोहली हूं, मैंने यहां पे इनको बहुत फोड़ा है, लेकिन मुझे शुरू में बॉलर्स को थोड़ा रिस्पेक्ट करना है। अगर वो करता है तो इंडिया के चांसेस अच्छे होंगे बैटिंग में। फिर 5वें नंबर पे मार्नस लबुशेन का वही हाल है। मार्नस लबुशेन के कोई रन वन नहीं है। मार्नस लबुशेन भी भागता दौड़ता दिख रहा है मुझे, और इससे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। और यहाँ काउंटर पार्ट है जो 5वें नंबर पे इंडियन टीम में आएगा, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत से मुझे उम्मीद है ये मारते पीटते गिरते पड़ते कैच दे के और स्टंपिंग मिस करवा के किसी ना किसी तरीके से रन तो बनाएगा ये रन बनाएगा। 6ठे नंबर पे अब हमारा आता है ध्रुव जुरेल, और इस तरफ से आता है 6ठे नंबर पे मिचेल मार्श। ध्रुव जुरेल और मिचेल मार्श में तो अब तो फंडामेंटल डिफरेंस है कि ये ऑलराउंडर है और ये ध्रुव जुरेल अपना बैट्समैन है। अब ध्रुव जुरेल ने इंडिया के अगेंस्ट रन बनाए, इंडिया ए की तरफ से रन बनाए हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा ये डिपेंड करेगा कि ये कितना बिना डरे खेलता है। अगर ये बॉलर्स की रेपुटेशन पे नहीं आया, डर नहीं गया, तो ये रन बना सकता है। उधर मिचेल मार्श का ये है कि मिचेल मार्श तो वो मारने पीटने के चक्कर में रहता है। मिचेल मार्श क्या है, मार पीट के ही खेलता है। तो यहाँ पे इसको भी इसके ईगो के साथ और ट्रेविस हेड के भी ईगो के साथ खेल के बॉलर्स इनका विकेट ले सकते हैं। मतलब मारो यार, बाउंसर मारो यार, मुंह पे मारो घुमा घुमा के, और क्या कुछ तो करेंगे। लेकिन मिचेल मार्श क्या है, मिचेल मार्श एज अ बॉलर थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि मिचेल मार्श भी वो क्या है, टप्पे पे डालता रहता है बॉल, उसको अपने लिमिटेशंस पता है। और थोड़ी बहुत बॉल मूव होती है, सीम होती है ऑस्ट्रेलिया में। अब वहां पे इंडियन बल्लेबाज डिपेंड करता है कि किस स्टेज में मिचेल मार्श बॉलिंग करने आता है। अगर इंडिया की हालत खराब हुई और तब आया ये बॉलिंग करने, तब तो मुसीबत कर देगा। और अगर हालत ठीक हुई इंडिया की, बैटिंग में रन वन बने हुए रहे और तब आया ये, तब ये ना ये पार्टनरशिप तोड़ने का काम कर सकता है। क्योंकि ऐसे बॉलर बड़े डिसेप्टिव होते हैं जो 130 की स्पीड पे फेंकते हैं, बस बैट्समैन थोड़ा सा आ जाता है मूड में कि यार लपेट दो इसको। तो मिचेल मार्श और ध्रुव जुरेल दोनों, मुझे लगता है कि इन लोगों की एक जैसी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। मिचेल मार्श की थोड़ी सी बेटर रहेगी और कभी कभी इसका दिन आ जाता है तो ये तो बहुत पीट पाट देता है। तो वहां पे बॉलर्स को इसको निपटाना पड़ेगा। बाउंसर मारो, चाहे कुछ भी करो, डराओ, कुछ भी यॉर्कर मारो, वो करना पड़ेगा। फिर 7वें नंबर पे एलेक्स कैरी और 7वें नंबर पे रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा की बॉलिंग से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ अब देखिए रन क्या करता है, क्या कर पाता है ये, और मतलब इसकी मीडियोकर टाइप की परफॉर्मेंस की उम्मीद है मुझे, देखते हैं। और एलेक्स कैरी इज अ डेंजरस बैट्समैन। एलेक्स कैरी मार पीट के खेलता है और इसकी जिस कदर यहाँ इंडिया में हालत खराब हुई थी स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो अब ये बदला निकालने के लिए मारेगा पीटेगा, ये बदला निकालने के लिए खेलेगा। पैट कमिंस और इधर हमारा वॉशिंगटन सुंदर एज एन ऑलराउंडर तो मैं इसको बहुत हाई रेट करता हूं। ये करेगा परफॉर्म, ये बैटिंग में रन भी बनाएगा, विकेट भी लेगा। बहुत ज्यादा विकेट भले ना ले, 5-6 विकेट तो नहीं लेगा ये, लेकिन हाँ ये रन बनाएगा और 2-3 विकेट आपको दे सकता है 2-3 विकेट। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा यूटिलिटी प्लेयर हो जाएगा इंडिया के लिए। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे मिचेल स्टार्क
और 9वें नंबर पे इंडिया की तरफ से बुमराह। बुमराह के बारे में तो कोई मुझे डाउट ही नहीं है, बुमराह अच्छी बॉलिंग करेगा। अब बुमराह निपटा दे इसको उस्मान ख्वाजा को अगर, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा इंडिया का, क्योंकि नेथन मैक्सवेनी से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, उस्मान ख्वाजा को निपटाना जरूरी है। फिर उसके बाद 10वें नंबर पे नेथन लायन और 10वें नंबर पे हमारा डीएसपी सिराज। नेथन लायन, ओके। देखिए व्यूअर्स, मैं एक बात बताऊं आपको, आज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो देखिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी ने ये बात कही होगी। अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतनी है तो इनको नेथन लायन को बॉलिंग नहीं करने देना है। अगर नेथन लायन को इन्होंने बॉल करने दिया और अगर नेथन लायन चढ़ गया इनके ऊपर, तो इंडिया ये सीरीज हार जाएगी। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? देखिए नेथन लायन जिस तरह की नेगिंग लेंथ करता है ना, वो 2 कदम से आके और ऐसी फेंकता है ऑफ स्टंप के बाहर 2 फीट, और बस वहां से अंदर लाता है, वहीं से सीधी निकालता है, फिर वो ऑफ स्टंप पे फेंकता है, वहां से सीधी निकालता है, उधर से अंदर लाता है, फिर वो लेग स्लिप लगा देता है, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग लगा देता है, और बाउंस ज्यादा होती है ऑस्ट्रेलिया में बॉल। तो वो ऑफ स्पिनर की बॉल जो वो उस लेंथ पे आती है, जो ऑफ स्टंप के बाहर वहां और वहां से अंदर आ रही है और बाउंस के साथ आ रही है ना, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए कि उसको नीचे रख पाए। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इंडियन प्लेयर्स तो स्पिन वैसे ही नहीं खेल पाते हैं। अगर नेथन लायन को इन्होंने आगे बढ़ के नहीं खेला, अगर उसको पीटा नहीं और उसको बॉलिंग करने दी, तो इंडिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सीरीज में। उसके पीछे रीजन ये है, नेथन लायन को पीटना इसलिए जरूरी है कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए शुरू के ओपनिंग बॉलर्स ने 3-3 ओवर फेंके, उसके बाद 3 ओवर बाद फर्स्ट चेंज करके एक दूसरे बॉलर को ले आए ये लोग, और मतलब करते रहे, कुल मिला के इन्होंने 15 ओवर निकाल दिए स्पिनर्स, ये फास्ट बॉलर से शुरू के 15 या 20 ओवर निकाल दिए। उसके बाद जब नेथन लायन बॉलिंग करने आएगा तो ये तीनों बॉलर्स तो थक चुके होंगे। अब इनमें से इनको रोटेट करना पड़ेगा नेथन लायन के साथ। तो अब उस केस में क्या होगा, अगर नेथन लायन को इन्होंने नहीं मारा तो नेथन लायन कंटिन्यू करता रहेगा बॉलिंग, और नेथन लायन कंटिन्यू करता रहा तो उनके फास्ट बॉलर्स को प्रॉपर रेस्ट मिलता रहेगा। इन इंडियन बैट्समैन को नेथन लायन को पीटना इसलिए जरूरी है कि जिससे कि उसको बॉलिंग से हटा दें। अगर नेथन लायन को बॉलिंग से जल्दी हटाना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, तो क्या होगा आप समझ रहे हैं? फिर इनको अपने फास्ट बॉलर्स के पास वापस जाना पड़ेगा, जो कि फास्ट बॉलर्स नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है। अगर नेथन लायन ने मान लीजिए एक दिन में 30 ओवर फेंक दिए, तो फिर उनके फास्ट बॉलर्स को तो उतना ही रेस्ट मिल जाएगा ना। जब जब वो बॉलिंग करने आएंगे उतने ही फ्रेश स्टीम लेके आएंगे। तो ये इंडियंस को खास तौर पे ध्यान रखना है कि नेथन लायन को अगर आपने अलाउ कर दिया चढ़ के बॉलिंग करने के लिए, आपकी बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि नेथन लायन तो आपको परेशान करेगा ही करेगा, ऊपर से फास्ट बॉलर्स उनके जब आएंगे वो हमेशा फ्रेश आएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि नेथन लायन को ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेके भी भले ही आगे बढ़ के उसको खेलो, उसको पीटो, जिससे कि उसको बॉलिंग ना मिले, उसको बॉलिंग से बाहर करो। उसके अगर 5 ओवर में 25-30 रन पीट दिए आपने, जैसा कि याद है आपको पहले टेस्ट मैच में डेवन कॉनवे और टॉम लेथम ने क्या किया था अश्विन के साथ, उसको धो के रख दिया था आगे बढ़ बढ़ के। उन्हें पता था कि अगर इसको बॉलिंग करने दी तो ये हमको खा जाएगा। एग्जैक्टली वही अप्रोच इंडियन बैट्समैन को करनी है नेथन लायन के साथ, कि इसको पहले 5 ओवर में ही बाहर करो कि भैया नेथन लायन की तो हो गई पिटाई, अब क्या करें। अब बचते हैं वही फास्ट बॉलर्स जो कि अभी अभी अपना स्पेल करके गए हैं। तो बहुत जरूरी है कि भैया नेथन लायन को बॉलिंग मत करने दो, नहीं तो आपकी बहुत बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि नेथन लायन भी परेशान करेगा और फास्ट बॉलर्स हर स्पेल में फ्रेश आके करेंगे आपको परेशान। तो नेथन लायन को अगर इन्होंने पीट दिया तो इनकी बॉलिंग तहस नहस हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की। मतलब फास्ट बॉलर्स को पीटने की जरूरत नहीं है, फास्ट बॉलर्स को तो थका थका के मार सकते हो आप। उसके लिए जरूरी है कि नेथन लायन को पीटो। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए, आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं? ठीक है। अब जॉश हेजलवुड, ठीक है, जॉश हेजलवुड के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है।
और इधर से आकाशदीप। आकाशदीप के लिए मेरी सलाह यही है, जो एक बार मैं पहले और बोल चुका हूं, कि भैया वहां भावनाओं में मत बह जाना, वहां बॉल बहुत ऊपर जाती है। मतलब शॉर्ट पिच से अगर करो तो अच्छी बाउंस होती है, तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट पिच करने लगो, वो बहुत पीट पाट देंगे वो लोग। तो इसलिए गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे फेंकना बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया में बॉल। ये बस ये चीज अगर आकाशदीप को समझ में आ गई ना, तो आकाशदीप कैन बी अ वेरी गुड बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया। उसकी बॉल में तेज निप है, उसकी बॉल अच्छी मूव भी होती है, सीम भी होती है, सब कुछ होता है। और ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ होता है, बॉलर करने वाला होना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि तमीज से ढंग की बॉल करो, शॉर्ट पिच मत करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकता है मामला। तो इसलिए व्यूअर्स, मुझे लगता है कि ऑन पेपर तो आप देखिए, कोई भी ये कोई भी काम मेरे लिए ना प्रोजेक्ट की तरह होता है। मैं बिकॉज आई हैव बीन ए प्रोजेक्ट मैनेजर थ्रू आउट माई करियर, आई एम ए प्रोजेक्ट मैनेजर। मेरे लिए हर काम प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट में एक चीज तो होती है प्लानिंग, उसके बाद जो रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेशन है, वो 3 पॉसिबिलिटीज होती है उसमें, या 3 तरह से आपको वो उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। एक तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि हम ये सोचे कि भाई सब कुछ सही हो जाएगा, जैसा जैसा हमने सोचा है वैसा वैसा हो जाएगा, हमारे सारे बल्लेबाज रन बना देंगे, बॉलर्स विकेट ले लेंगे तो हम जीत जाएंगे। हम 4-1 से जीत जाएंगे, या 4-0 से जीत जाएंगे, या 5-0 से जीत जाएंगे। ये तो हो गई ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच या विशफुल थिंकिंग। दूसरी होती है पेसिमिस्टिक अप्रोच। पेसिमिस्टिक अप्रोच की ना तो रोहित शर्मा चलेगा, ना विराट कोहली चलेगा, ना कोई चलेगा, जायसवाल भी जल्दी आउट हो जाएगा, गिल के तो डंडे बिखर जाएंगे और बॉलर्स पिटते ही रहेंगे, तो ऐसे में हम 4-0 से हार जाएंगे। ये पेसिमिस्टिक अप्रोच हो गई। लेकिन तीसरी एक अप्रोच होती है रियलिस्टिक अप्रोच, कि भैया प्रेजेंटली टीमें किस तरह से खेल रही हैं, उस हिसाब से आप रियलिस्टिकली क्या समझते हो कि अभी तक जो इंडियन टीम खेलती आ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, या जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का इस टाइम एज का जो वो है स्लैब, ऐसा नहीं है, वही मैंने जो कहा ना कि 25-26 साल के नहीं है, अब वो सब अबाउट 30 हो गए हैं, तो उनमें भी वो दम बाकी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नेथन लायन को पीटना जरूरी है। नेथन लायन को पीटो जिससे ये थक जाएं बॉलर्स, तब इंडिया का काम हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा कर दिया इन लोगों ने, तो फिर मुझे लगता है कि इंडिया 3-2 जीत सकती है। 3-2 कह रहा हूं मैं, क्योंकि इंडिया की बैटिंग पे भरोसा नहीं है, टॉप ऑर्डर की बैटिंग का भरोसा नहीं है। और उसमें भी अब कोहली कितना अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रख के बैटिंग करता है, कोहली का वहां रहना बहुत जरूरी है। कोहली से डरते हैं ये लोग। और देखिए कुछ भी हो, कोहली का दबदबा है, कोहली ने वहां रन बनाए हैं, कोहली बना सकता है रन, लेकिन थोड़ा सा ईगो साइड में रख के शुरू का आधा घंटा दे दो यार बॉलर्स को, और थोड़ा बॉलों को छोड़ने की कोशिश करो, ऑफ स्टंप के बाहर जाके मत मारो ड्राइव, और बिल्कुल पहले से ही अथॉरिटी स्टैम्प करने की कोशिश मत करो कि मैं तो इनको चटनी बना दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। ऐसा मत करो। अभी ये सोच के चलो भैया मेरे रन नहीं बने, मेरे को अभी सिर्फ 25 रन बनाने हैं, 50 बॉल खेलनी है मुझे। ऐसा अगर कोहली ने कर लिया ना, तो फिर कोहली को, मैं ये नहीं कहता कि कोहली को 600-700 रन की सीरीज खेल देगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती। क्योंकि देखिए कोहली की भी उम्र 36 साल हो गई है। 36 साल इज नॉट दैट यंग एन एज कि जहां पे आदमी 600-700 की वो खेल दे सीरीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोहली की अगर अच्छी सीरीज भी गई तो बहुत अच्छी गई तो 400 रन बना देगा, ऐसा नहीं कि वो 600-700 बना दे। क्योंकि अब कुछ भी हो, वो मुझे वो बात लगती नहीं है कोहली में। उसकी बैटिंग में वो रिफ्लेक्सेस कुछ गड़बड़ है, कुछ डिसीजन मेकिंग गड़बड़ है। तो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कम्स थ्रू द ब्रेन ना, कि किस तरह से मुझे रिएक्ट करना है। तो वो जो स्पर ऑफ द मोमेंट में जो डिसीजन गलत ले रहा है कोहली, तो इट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ अ स्लो रिफ्लेक्स, कि रिफ्लेक्स में नहीं आ रहा है डिसीजन सही। तो वही चीज हो रही है, मसल मेमोरी यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है कोहली की। तो अब रियलिस्टिकली मुझे लगता है कि बैटिंग का ही मामला है, जिस टीम ने रन ज्यादा बना दिए वो टीम जीत जाएगी। क्योंकि बॉलिंग कुल मिला के मुझे बराबर ही लगती है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं और कोई बहुत ज्यादा बुरी नहीं। लेकिन फिर भी अब एज एन इंडियन मुझे तो लगता है यार कि इंडिया शायद जीत ही जाए, अगर ये बिल्कुल कबाड़ा करके ना खेलें। लेकिन इनको अपनी इज्जत की चिंता करनी चाहिए थोड़ी। भैया ये सीरीज तुम्हारी इज्जत के लिए बहुत बड़ी है, बहुत जबरदस्त ये सीरीज है यार, इसको मत हार जाना।
क्योंकि अभी न्यूजीलैंड से जो अभी अभी नाक कटवाई है अपनी, इसके बाद तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे अगर ऑस्ट्रेलिया में हार गए तो। अरे यार, कुछ करके बराबर तो करके आओ सीरीज, कुछ करके, लेकिन जीत भी सकते हो, थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम आपको अपनी खोई हुई इज्जत बचाने के लिए बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया में जीतना। अगर ऑस्ट्रेलिया में जीत गए ना, तो ये न्यूजीलैंड की जो ये सीरीज हुई है ना, जो डिबेकल, इसका बहुत कुछ रीगेन हो जाएगा कि चलो ठीक है यार, उसको लोग भूल भी सकते हैं, आपको माफी भी दे सकते हैं कि हो गई आपसे एक बार गलती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जीतना जरूरी है। ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब के लिए, सारे एक एक प्लेयर के लिए ये इज्जत का सवाल होना चाहिए ये सीरीज, कि कुछ भी हो जाए, चाहे बॉल शरीर पे लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन भैया विकेट नहीं छोड़ना है। ये करना बहुत जरूरी है। अगर इन लोगों ने कर लिया ऐसा कि अब इज्जत का सवाल सोच के अगर खेले ना, और थोड़ा सा पेशेंस रखा, तो ये जीत सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई बहुत अच्छी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेल रही है, और बॉलर्स के, उनके बॉलर्स में वो दम नहीं है। और नेथन लायन को पीट दो, ये सीरीज तुम्हारी हो सकती है। तो अब आप लोग बताइए व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है? मेरी एनालिसिस तो यहाँ ऑलमोस्ट ये खत्म होती है। तो पहला तो हमने डिक्लेयर, ये टीम्स डिक्लेयर वो कंपेयर कर ली, फिर उसके बाद हमने देखिए स्ट्रेटेजी, हमने चांसेस ऑफ सक्सेस भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं शेड्यूल क्या है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है डिस्कशन का आज की वीडियो में, वो है शेड्यूल। तो शेड्यूल 22 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है ये। ओके, पर्थ में पहला मैच मुझे लगता है ये लोग हार जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, ये पहला टेस्ट तो हर सीरीज का ही हारते हैं, चाहे घर पे चाहे बाहर। मुझे लगता है हार जाएंगे, क्योंकि ये लोग अभी एक्लेमेटाइज ही नहीं हुए होंगे, तो इनकी निकल जाएगी बॉल इधर उधर से। लेकिन उसमें भी अगर हारते भी हैं तो लड़ाई करो यार, लड़ाई करने की कोशिश करो कि ठीक है यार, हार गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ही कर लो यार। ये मान के चलो कि वो पहला मैच प्रैक्टिस के लिए है, भले हारना है लेकिन प्रैक्टिस ही कर लो कि यार कैसे इसमें हम खेलेंगे कैसे यार। क्योंकि अभी तक तो नेट प्रैक्टिस करते आए ना, वार्म अप मैच भी खेल नहीं रहे, कुछ भी प्रैक्टिस कर नहीं रहे, मैच के नाम पे कुछ खेला ही नहीं है। डायरेक्ट टेस्ट मैच खेलोगे तो बहुत बुरी हालत होगी। तो अब उसको यूटिलाइज ही कर लो जितना कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए 26 नवंबर के बाद अगला टेस्ट मैच है 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक है ये है एडिलेड में, और ये है डे नाइट। बताइए आप, डे नाइट टेस्ट मैच एडिलेड में। पिछली बार 36 ऑल आउट हुए थे ना, वो जो ट्वाइलाइट जोन का जो टाइम रहता है ना, उसमें वो पिंक बॉल दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं है। यहाँ पे भी मुझे गड़बड़ी लगता है। इंडिया का हिसाब किताब गड़बड़ है। ये मतलब मैं तो ये कहूंगा कि 60-40 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में पहले से ही है ये टेस्ट मैच। 70-30 कह लो आप, क्योंकि वो तो उनका ग्राउंड है ना यार, उनका ग्राउंड है। ऊपर से एडिलेड का वो हंट करने आ जाएगा इनको कि पिछली बार 36 पे आउट हुए थे, और इस बार ये लोग फॉर्म में भी नहीं है, पिंक बॉल दिखती नहीं है। तो 70-30 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। हो सकता है पहले 2 मैचेस में ही ऑस्ट्रेलिया 2-0 से ऊपर हो जाए। अब ये दूसरा टेस्ट मैच अब देखते हैं कैसे बचाते हैं। अब ये देखिए आप, स्ट्रेटेजिकली इन लोगों ने भी, आप अगर व्यूअर्स देखें, पहला टेस्ट मैच 26 तारीख को खत्म हो रहा है और अगला टेस्ट मैच 6 तारीख को। इतने दिन, 10 दिन का इन्होंने गैप क्यों दिया? समझ में आया आप लोगों को? इसका रीजन ये है कि ये भी अपने बॉलर्स को रेस्ट देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, इससे समझ में आ रहा है। देखिए ये क्या है, सामने जो दिखता है ना, इसके पीछे देखने की कोशिश करना चाहिए कि इतना गैप क्यों दिया। ये रीजन यही है कि इनके बॉलर्स भी अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। वही अगर ये 22-23 साल के बॉलर्स होते ना, ये लगातार 3 दिन के बाद मैच रख देते कि आ जाओ बेटा, फिर से आ जाओ अगले मैच में। क्योंकि इंडियन बॉलर्स को भी ये तकलीफ होने वाली है। यही 3 बॉलर्स 5 टेस्ट मैच कैसे खेलेंगे? जसप्रीत बुमराह के साथ जो प्रॉब्लम है, तो जसप्रीत बुमराह को पहले और दूसरे टेस्ट मैच तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले टेस्ट मैच के तो पहले रेस्ट करता हुआ ही आ रहा है। दूसरे टेस्ट मैच में 10 दिन का रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को भी रेस्ट चाहिए, इसलिए इन्होंने 10 दिन का गैप दिया है। और मुझे लगता है कि ये एडिलेड में डे नाइट है चूंकि, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया को। फिर उसके बाद देखिए ब्रिस्बेन में, गाबा में, ये थर्ड टेस्ट मैच है 14 दिसंबर से, मतलब ये 4 दिन के गैप के बाद, दूसरे टेस्ट मैच के बाद 4 दिन के गैप के बाद, 3 दिन के गैप के बाद ये है। तो इसमें ब्रिस्बेन में, यहां ब्रिस्बेन में देखिए
गाबा टेस्ट जो हुआ था पिछली बार, विकेट अच्छा रहता है, यहाँ पे बैटिंग में अप्लाई कर लिया तो मजा आ जाएगा। इधर इधर इंडिया जीत सकती है। फिर चौथा टेस्ट मैच है 26 दिसंबर से, वो बॉक्सिंग डे टेस्ट जो होता है, तो 18 तारीख को ब्रिस्बेन का टेस्ट खत्म होना है एज पर शेड्यूल, और उसके बाद 8 दिन के गैप के बाद 26 तारीख को मेलबर्न टेस्ट। मेलबर्न का ग्राउंड अच्छा रहता है, मेलबर्न का ग्राउंड ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का रहता है, तो विद मतलब थोड़ा बहुत स्पिन को भी सपोर्ट, और ये अच्छा ग्राउंड है, तो यहाँ पे भी इंडिया के चांसेस है जीतने के। पिछली बार जीते भी हैं, तो वो मॉरली थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए इंडिया को। तो मुझे लगता है कि ये ब्रिस्बेन और मेलबर्न में इंडियन टीम रिटर्न कर सकती है अपना। और फिर उसके बाद 3 जनवरी को आता है, मतलब ये कितने दिन के गैप के बाद, 30 दिसंबर के बाद 3 जनवरी, मतलब 3 दिन के गैप के बाद वहां आता है 5वां टेस्ट मैच सिडनी में। अब सिडनी का भी ग्राउंड ऐसा है, वहां स्पिन को फायदा होता है, स्पिन को सपोर्ट करता है वो। यहां पे मुझे लगता है कि किसी भी हालत में अश्विन को तो मौका मिलेगा नहीं यार 5 टेस्ट मैचेस में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब वॉशिंगटन सुंदर है तो फिर अश्विन के खेलने का चांस ही नहीं, किसी भी हालत में चांस नहीं है। क्यों खिलाएंगे आप, कि क्यों खिलाना है, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। 3 फास्ट बॉलर हैं आपके, और भगवान करे कि सारे लोग फिट रहें, दोनों ही टीमों की तरफ से फिट रहें, तो अच्छी सीरीज होगी, और फिर उसमें देखेंगे कि दम किसमें कितना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 3-2 से इंडिया सीरीज फिर भी जीत सकती है। मैं तो अब क्या बताऊं, मेरा तो वो इंडियन फैन होने का वो जो स्पिरिट है वो आ जाती है। भले कितनी गाली दूं मैं इन लोगों को, कितने ही ये लोग हमको निराश करें, लेकिन अल्टीमेटली हमको लगता है यार 3-2 से जीत जाना चाहिए। अब भले WTC के फाइनल में आप इस रिजल्ट के बाद पहुंचो या मत पहुंचो, लेकिन यार मैं कहता हूं कि ठीक है हार जाओ, लेकिन कम से कम डिसीजन सही लो, फाइट करो, उसके बाद तुम हार जाओ ना, हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेम गलतियां रिपीट मत करो, बेवकूफी के डिसीजंस मत लो, गीले विकेट पे टॉस जीत के बैटिंग मत करो यार, घटिया विकेट मत बनाओ। अगर तुम ईमानदारी से खेलते हुए फाइट करते हुए दिखोगे तो हम बिल्कुल आखिरी दम तक सपोर्ट करेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है, हमको यही गुस्सा आने लगता है फिर। लेकिन फिर भी क्या करें, अभी जा रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि यार जीतना चाहिए यार, इंडियन टीम को जीतना चाहिए, 3-2 से जीतना चाहिए। तो व्यूअर्स बताइए, ये तो रहा मेरा असेसमेंट और ये रही मेरी प्रीव्यू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। टीम सिलेक्शन के बारे में आप बोलिए और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है या नहीं 3-2 से जीतना, या आपको लगता है कि अभी भी इंडियन टीम हारेगी या इंडियन टीम और 4-1 से ही जीत जाएगी, क्या होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। और ये मैं नॉर्मल वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और इसके बाद मैं एक्चुअली आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। मैंने कहा तो था कि मैं साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद करूंगा ये वीडियो, लेकिन ये मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैंने कहा मैं फ्री टाइम में कर लेता हूं, थोड़ा सा निकाल के टाइम, और क्योंकि इसमें थोड़ा प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना, और उसके बाद इसीलिए मैंने इसको लाइव नहीं किया कि हम इसके ऊपर डिस्कशन अलग से लाइव सेशन में करेंगे। तो वो आप लोग बताएं, आप लोग डिसाइड करें कि वो हम लाइव सेशन का कब करेंगे, ये या तो तीसरा जो T20 है इंडिया का उसके बाद, या फिर चौथे T20 के बाद कब करेंगे, आप लोग बताइए। आप लोग मीनवाइल अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं इस वीडियो के ऊपर, तो उनको भी हम लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, और आप लोग बताइए आपको कैसी एनालिसिस लगी, और क्या मुझसे कुछ छूट गया जो कुछ और आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।